नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे ही वैसे एसआईआर पर सियासत भी तेज होती जा रही है। हालांकि बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। एसआईआर के जरिए बांग्लादेशी और घुसपैठियों की फर्जी वोट काटे जाएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि हरियाणा के दिल्ली से सटे जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने का अनुमान है। बीजेपी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर और मतदाता सूची का पुनरीक्षण को लेकर अहम बैठकें भी कर रही है। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और गलती रहित बनाना है। गलतीहीन, बिना किसी गलती के इसे पूरा करना है। बीजेपी नेता ये भी कह रहे हैं कि गलत तरीके से वोट बनवाकर सत्ता हथियाने वालों का दौर अब खत्म हो चुका है। लेकिन इन सब में सबसे अहम सवाल ये भी है कि विपक्ष भी अब एसआईआर पर निगरानी रखने लगा है। विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर के सवाल पूछने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं। तमाम सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हरियाणा में आखिर घुसपैठिए कितने हैं। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो प्रदेश में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए एसआईआर यानी सूचियों के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। हालांकि हाल ही में हुए कई राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासत और बवाल जोरों पर दिख रहा है। अब हरियाणा में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है, जो कि 14 जुलाई तक रहेगी, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बाहर करने को लेकर कमर कस चुकी है, वहीं कांग्रेस भी एसआईआर पर मतदाता सूचियों में पारदर्शिता और पवित्रता की मांग कर रही है। इसके लिए कांग्रेस प्रशिक्षण कार्यक्रम और अपने संगठन का विस्तार करने में भी लगी हुई है। कुल मिलाकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं एसआईआर को लेकर के, और एसआईआर को लेकर के एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अपने अपने स्तर पर दोनों ही दल तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एसआईआर को लेकर के घमासान आखिर क्यों मचा हुआ है? अगर एसआईआर को पारदर्शी बनाना है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर के भी अपने तथ्य सामने रख सकता है और इस प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन घमासान क्यों मचा हुआ है, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर रिपोर्ट पर। प्रदेश में चुनाव अभी दूर होने के बावजूद गरमाई सियासत के बीच एसआईआर यानी मतदाता सूचियों का विशेष पुनर्निरीक्षण का काम जोर पकड़ने से दोनों बड़े दलों में पहले से ज्यादा सक्रियता नजर आ रही है। बीजेपी जहां कार्यकर्ताओं के जरिए दिल्ली से सटे प्रदेश के जिलों की मतदाता सूचियों पर खास नजर रख रही है, वहीं अपनी मीटिंग्स में भी सर पर पूरा ध्यान दे रही है। बीजेपी का कहना है कि देश में घुसपैठियों और बांग्लादेशियों को नहीं रहने देंगे। प्रदेश की नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का कहना है कि पार्टी ने ये तय कर लिया है। जहाँ भी आप रह रहे हो, अपने आसपास अगर आप एरियाज पे नज़र मारोगे, जिन झुग्गी झोपड़ियों में अभी काफ़ी लंबे समय तक हमें लगता था कि हमारे अपने लोग, घुमंतू जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अगर अब आप उन झुग्गी झोपड़ियों का जो विस्तार हुआ है उसमें अगर आप कहीं नज़र मारोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए लोग जो हैं इन झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। और हम सबको मिलके, ये किसी एक पार्टी का भी काम नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का भी काम नहीं है, हम सब लोगों को इन घुसपैठियों के विरोध में उतरना होगा कि हम इनको डिटेक्ट करें, डिलीट करें, और सरकार चिंता करेगी डिपोर्ट करने की। वहीं कांग्रेस भी BLA 2 को प्रशिक्षण देने के साथ साथ अपने संगठन का विस्तार कर रही है। कांग्रेस की कोशिश है कि सर के बाद मतदाता सूचियों की पवित्रता और पारदर्शिता नजर आनी चाहिए। उसमें कोई गड़बड़ ना हो। जिस तरह से बिहार में आवाज आई, बंगाल में आवाज आई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई राजनीतिक पार्टी जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या पॉलिटिकल किस चीज़ से प्रभावित होकर किसी का नाम जोड़ा जाए या काटा जाए, वो गलत है। उसका कांग्रेस के साथी पुरजोर विरोध करेंगे और ऐसा हरियाणा में हम नहीं होने देंगे। बैठिए, हम कभी सक्के हैं, हम तो कहते हैं जो अगर देश से कोई बाहर का व्यक्ति हो तो उसको बिल्कुल वोट भी कटना चाहिए, निकालना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में 15 जून से 14 जुलाई तक सर घर घर जाकर हो रहा है। हालांकि BLOs के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है।
उधर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने बीएलओज यानी बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए सर में सहयोग भी कर रहे हैं और इस पर नज़र भी रख रहे हैं। ये तय है तो तय ये भी है कि सर पर प्रदेश के दोनों बड़े दलों बीजेपी और कांग्रेस में जोर आजमाइश और सियासी वार पलटवार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है। सर के बाद ही तो सर जी कहलाएंगे। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो। तो प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। घर घर जा रहे हैं बीएलओ और जनता से संपर्क कर रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के पीछे पड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुनरीक्षण पर एसआईआर को लेकर के सियासत यहां तेज है, घमासान की स्थिति बनी हुई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या वजह है कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष सरकार पर इतना हमलावर है? क्योंकि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा जिसकी पहल विपक्ष की तरफ से ही की गई थी। राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से एसआईआर की मांग की थी, लेकिन अब जब बीजेपी एसआईआर करवा रही है तो इस पे घमासान की स्थिति मची हुई है। विपक्ष एक बार फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, क्यों? देखिए प्रगति, ईवीएम्स में गड़बड़ी और एसआईआर को लेकर जो आरोप हुए, एक दौर था, एकदम सियासत गरमाई थी। लेकिन जैसे जैसे राज्यों में चुनाव हुए, हालांकि पश्चिम बंगाल में सर को लेकर एक दो जगह और भी जहां चुनाव हुए हैं, वो शोर थम गया। जब से सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस, डिसीजन आए थे, उसके बाद मेरे को लगता है जो आरोप लगा रहे थे उनकी आवाज मंद पड़ी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के सर की प्रक्रिया को सही बताया था। ये जरूर कहा था कि आप जहां जहां वोट कटेंगे उसकी डिटेल, उसकी सारा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कीजिए। रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई थी कि आप मन मर्जी नहीं कर सकते। ठीक है, सर की प्रक्रिया ठीक है, जो लोग पात्र नहीं है वो वोट कैसे डालेंगे, जो अब जिंदा नहीं है, जो अब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसके बाद मेरे को लगता है हरियाणा कांग्रेस या और लोग जो आरोप लगा रहे थे, उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर सर को जायज ठहरा रहा है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश भी थे उसमें। तो मेरे को लगता है ईवीएम में गड़बड़ी और एसआईआर की जो आशंकाएं थी, जो शोर था, वो थम गया। अब कांग्रेस ये देखना चाह रही है कि जो एक्सीडेंट्स, जो सियासी दुर्घटनाएं होनी थी, हो गई। अब कम से कम सर 15, 16, 17, 18, आज चौथा दिन है और 14 जुलाई तक रहेगा, एक महीना पूरा। अभी जो खबरें आ रही हैं, जमीनी खबरें, कि जो बीएलओज जा रहे हैं उनको दिखते तो आ रही है उनके सामने, क्योंकि जो मिस मैचिंग चल रही थी, जितना परसेंटेज था, वो बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखते आ रही हैं, लेकिन काम शुरू हुए अभी कुछ दिन ही हुए हैं, पूरा महीना है। और आज थे वो कह रहे थे कि पारदर्शिता, शुचिता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। कांग्रेस मान रही है कि जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन उसकी है कि गड़बड़ी ना हो। जो शक कर रहे थे कि आप ठीक है, चुनाव आयोग अपना काम करे, उनकी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, उनकी ठीक है। अब ये है कि ये काम उस तरीके से हो जिस तरीके से होना चाहिए, जो सबको जच जाए, पच जाए, कि इसमें गड़बड़ी कोई नहीं, सब इसको फेयर समझे। फेयर लाना और ट्रांसपेरेंसी लाना, उसकी सैंक्टिटी, पवित्रता बनी रहे, ये चीज देखनी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से पारदर्शिता पर नजर सबकी है। लेकिन महेश जी, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के लगातार सरकार पर हमलावर भी है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई भी वाकया सामने नहीं आया तो उसकी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाएं। महज 3 से 4 दिन बीते हैं एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू हुए, ऐसा कोई घटनाक्रम निकल करके सामने नहीं आया जिस पर सवालिया निशान खड़े हों, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आखिर क्यों? देखिए प्रगति, अभी तो कुछ भी निकलकर सामने आएगा भी नहीं। जब तक फाइनल लिस्ट जो है वो प्रकाशित नहीं होती, तब तक ये कैसे पता लगेगा कि कितने वोट काटे गए हैं। अभी तो सिर्फ जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। अभी तो कोई तारीख वोट कटने की सामने आई नहीं है, तो ऐसे में अभी तक तो एक भी वोट को नहीं काटा गया एसआईआर के तहत। तो ऐसे में जब तक फाइनल लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, उसके बाद ही आपत्तियां दर्ज करवाई जाएंगी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसके बाद ही ये नफा नुकसान तय कर पाएंगे कि कौन से वोट काटे गए हैं, वैलिड थे कि इनवैलिड थे,
देश से बाहर के रहने वाले लोग थे या फिर भारतीयों के वोट काट दिए गए, हरियाणा से बाहर के वोट थे या हरियाणा में रहने वाले लोगों के ही वोट काट दिए गए। तो तमाम ये सवाल तो बाद में सामने आएंगे। अब आपका सवाल ये है कि आखिर इतना शोर क्यों है? इतना शोर इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव परिणाम सामने आया उसके बाद से तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात की चिंता कर रहे हैं, विपक्षी दलों का मैं जिक्र कर रहा हूं, कि अगर ये बाजी इसी तरीके से आगे बढ़ती रही, चाहे बिहार के चुनाव परिणाम की बात की जाए, उससे पहले पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर बन रहा है कि 24 लाख वोट जो हैं वो काट दिए गए SIR के तहत और 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीत दर्ज करती है। तो ऐसे में आपत्ति का उठना, चिंता का उठना तो लाजमी है। विपक्षी दलों को लगता है कि अगर 24 लाख वोट होते तो चुनाव परिणाम कुछ और होता, फिर 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव पश्चिम बंगाल का नहीं जीत सकती थी। तो ये मानकर चलिए कि चुनाव परिणाम बदल रहा है। SIR के तहत जितने वोट काटे जाते हैं उससे कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। तो ऐसे में यही शंका की सबसे बड़ी वजह है कि जो उन प्रदेशों में हुआ वो अगर हरियाणा में होगा तो फिर कैसे बचाएंगे, कैसे निपटेंगे, हालात पर काबू कैसे पाया जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर दूध का जला है, तमाम जो विपक्षी दल हैं दूध के जले हैं और लस्सी को भी फूकने का काम कर रहे हैं। अब कितना नुकसान होगा कि नहीं होगा, जायज़ हुआ कि नाजायज़ हुआ, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन फिलहाल चिंताएं हर तरफ हैं और उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश में एक तरीके से हुंकार विपक्षी दल लगातार भर रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, चाहे इंडियन नेशनल लोक दल की बात की जाए। NLD के नेता भी ये कह रहे हैं कि देखिए बुढ़ापा पेंशन तो काट दी गई थी, ज़्यादातर लोगों को फारिग कर दिया गया था, कह दिया गया था कि आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हम जो है लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और हमारे दबाव में ही बुजुर्गों की जो पेंशन एक बार फिर से बहाल कर दी गई थी। अब अगर गलत तरीके से वोट काटे जाएंगे तो फिर NLD फिर आंदोलन करेगी और उसे हर हाल में बहाल करवा कर रहेगी, एक भी गलत वोट नहीं काटने देंगे। तो ऐसे में यहाँ विपक्ष जो लगातार चिंता इस बात की कर रहा है कि थोड़े से वोटों से चुनाव परिणाम बदल जाता है और बहुत बड़ी तादाद में जो वोट है वो काट दिए जाते हैं। ऐसा कहीं हरियाणा में ना हो, ये चिंता कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को सता रही है और यही वजह कि SIR पर घमासान लगातार जारी है। और ये घमासान कितना होगा, किस इंटेंसिटी का होगा, विरोध कितना होगा, किस स्तर तक जाएगा, ये सब कुछ तब तय हो पाएगा जब फाइनल लिस्ट जो है SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी की जाएगी। उसके बाद आपत्तियां भी मांगी जाएगी। अगर किसी का गलत वोट काटा गया है तो सक्रियता जो है विपक्षी दलों की उसके बाद भी देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल तो आशंकाएं हैं, आशंकाओं में विपक्षी दलों के तमाम नेता घिरे नजर आ रहे हैं और यही आशंका सबसे बड़े विरोध की वजह बन रही है। निश्चित रूप से सोनी जी, आशंकाओं के चलते विरोध के जो स्वर हैं वो और ज्यादा तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि विपक्ष इसकी पारदर्शिता पर, SIR की पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का कहना कि एक भी बांग्लादेशी या घुसपैठिए के फर्जी वोट नहीं बनने दिए जाएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि हरियाणा के दिल्ली से सटे जिलों में बांग्लादेशी होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। कितने घुसपैठिए हरियाणा में मौजूद हैं और इसका आकलन कैसे किया जाएगा? क्योंकि SIR की प्रक्रिया को लेकर के विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। SIR की प्रक्रिया का सुझाव विपक्ष की तरफ से दिया गया था, अब जब उस पर अमल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से तो SIR की प्रक्रिया को लेकर के विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति कैसे स्पष्ट हो पाएगी कि हरियाणा में आखिर घुसपैठिए कितने हैं? देखिए, जो हरियाणा के औद्योगिक शहर है, समस्या तो वहाँ है क्योंकि जो माइग्रेंट लेबर है वो आती जाती रहती है, उनके 2 जगह वोट बने होते हैं और ये भी स्थिति बनी हुई है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके आकर यहाँ राजनीतिक प्रभाव में वोट बना लिए गए हैं। तो लोगों ने वोट बनवाए, जो नेताओं हैं उन्होंने ये वोट बनवाए हैं कि उनको यहाँ अधिकार नहीं है। लेकिन अब जो अभियान चलाया गया है, इससे शुद्धिकरण अभियान से एक बात त्रुटि रहित मतदाता सूची बनेगी। जिनके पास प्रमाण नहीं है उनके नाम कट जाएंगे और जो माइग्रेंट लेबर जो है जिनकी 2-2 जगह वोट बने हुए हैं, वो देखिए कुछ जगह तो ये ठीक है कि वो स्थान बदलते रहते हैं। आज लेबर फरीदाबाद में, कल गुरुग्राम में होगी, फिर पानीपत में होगी, वोट उनका कहीं बना हुआ है। तो इसलिए ये स्थिति जो बनी हुई है, ये स्थिति भी काफी जो है एक जो लोकतंत्र के लिए अच्छी संकेत नहीं है। भाई लोग बाहर के लोग आकर यहाँ वोट बन जाए। अब कितने घुसपैठिए हैं, अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो बांग्लादेश की जितने हैं इनके सरकार ने निकाल भी रही है, उनकी पहचान भी कर रही है, अभियान भी चलाई जा रहा है, पुलिस भी काफी सतर्क रहती है। इसके बावजूद कुछ लोग अपनी पहचान छुपाकर वोट बनवा लेते हैं। वोट बनवाते कौन है? राजनीतिक लोग ही बनवाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। पहले ऐसा होता आया,
और अब देखिए, जो हरियाणा में पिछले साल 2024 में चुनाव हुए थे, तो 17 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिनका हार जीत का अंतर 5000 से कम था। अगर ऐसे गलत लोग वोट में जुड़े होंगे, मतदाता सूची में शामिल होंगे और उन्होंने वोट किया होगा, तो हार जीत का अंतर तो प्रभावित होता ही है। अब पिछली बार देखें, उचाना का उदाहरण हमारे सामने 25 वोटों का अंतर था और इस तरह से आरती राव जीती, बहुत कम मार्जिन से जीती थी। आदित्य देवी लाल चुनाव जो है वो जो जीते थे वो बहुत कम अंतर से जीते, अमित त्याग हारे थे। तो ये स्थिति बनी हुई है, जो वोटों का अंतर है वो कम रह जाता है। तो वो जो ऐसे अवांछित मतदाता बन जाते हैं, वो एक हार जीत को प्रभावित करने के अलावा एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जो वैध मतदाता है, जिसका हक है, उसको तो मिलना चाहिए, उसका वोट बने रहना चाहिए, उसके वोट नहीं कटना चाहिए। अब विपक्ष को आशंका क्या है कि सत्तारूढ़ दल अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए जो उनके विरोधी हैं, जो सत्ता विरोधी लोग हैं, उन पॉकेट से उन लोगों के वोट कटवा देता है। विपक्ष की आशंका इस बात को लेकर है, लेकिन विपक्ष को जागरूक रहने की आवश्यकता है। भाई, यहाँ हरियाणा की जो राजनीति है, ये जाट गैर जाट के नाम पर चली आती रही है। कई लोगों की आशंकाएं हैं, राजनीतिक विरोध है परस्पर। तो ये लगता है कि सत्तारूढ़ दल अपने ढंग से जो है सीमांकन में जो वार्डबंदी होती है वो भी अपने ढंग से करवाते हैं, परिसीमन अपने ढंग से कराते हैं और वोट भी अपने ढंग से कटवा लेते हैं। अब जबकि विपक्ष भी सक्रिय है, विपक्ष के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है किसी पॉकेट विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष के वोट कटेंगे। हाँ, अगर किसी के कटते हैं उसके लिए पर्याप्त अवसर है, पर्याप्त मंच है, अपने प्रमाण दीजिए और अपना मतदाता सूची में नाम शामिल कराइए। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ रहने के हकदार नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनको वोट का अधिकार क्यों मिले, इस पर तो सभी सहमत होने चाहिए। और राजनीतिक दलों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के हित में जो यहाँ के नागरिक हैं वही हमारे भाग्य विधाता बने। दूसरे देशों के रहने वाले लोग, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे कहीं के भी हों, वो हमारे अधिकारों से हमें वंचित ना करें, वो आकर यहाँ अपने वोट ना बलवाने। देखिए, काफी लोग आते हैं, नेपाल के भी लोग भी आते हैं, बांग्लादेश के भी आते हैं। तो जो यहाँ श्रमिकों की जरूरत है तो वहाँ ये लोग आ जाते हैं, अपनी पहचान छुपा लेते हैं, तो दस्तावेज भी नहीं दिखाते हैं। तो हमारे लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ऐसा नहीं, लोकतंत्र को तो प्रभावित करते ही है, हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमारे लिए खतरा है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके बाहर किए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, घुसपैठियों को या बांग्लादेशी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान का रहने वाला नहीं है, भारत का रहने वाला नहीं है, उनको चिन्हित करना बेहद जरूरी है और उनको देश से बाहर निकालना भी बेहद जरूरी है। लेकिन देवेंद्र जी, सवाल ये कि जब राजनीतिक लाभ के लिए ही वोट बनवाए जाते हैं तो आखिर राजनीतिक दल इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये प्रक्रिया, ये वोट बनवाने की या काटने की प्रक्रिया कांग्रेस के कार्यकाल में की गई थी, इसलिए कांग्रेस अब विरोधाभास की स्थिति में है, या फिर क्या वजह कि इस पर इतनी तेज चर्चा हो रही है और अब नतीजे सामने आने से पहले, वोटर लिस्ट फाइनल होने से पहले ही ये विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है, पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए प्रगति, ये जो नया सर्वे हो रहा है, जो SRB हो रहा है, इससे पहले प्राइमरी सर्वे हुआ है 2002 के बाद अब हो रहा है। इतने साल बाद आप देखिए कितना अरसा हो गया है। पीछे जैसे जनगणना भी 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से अटक गई, आज तक नहीं हो पाई, अब शुरू हुई है, 5 साल उसको भी लेट हो गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं। आपको बता दूं, 4 महीने पहले मेरे को याद है, अमित शाह चूंकि गृह मंत्री है, अमित शाह की गृह मंत्रालय की तरफ से एक ड्राइव शुरू हुआ था, अभियान चला था, हरियाणा के शहरों से बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। फैक्ट्रियों में गए थे कर्मचारी, जो CID भी इस काम में लगाई गई थी। मेरे को याद है पानीपत से 60-70 पकड़े गए थे, फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, इन जिलों से जो औद्योगिक शहर हैं जहाँ मजदूर बनकर ये लोग रहते हैं और इनको रहने के लिए फैक्ट्रियों में जगह मिलती है, एक कमरा है, उसमें परिवार रहते हैं, 4-5 लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं। तो क्योंकि इनके अपने घर नहीं होते, जो म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में, वो फैक्ट्रियों में रहते हैं, तो उनमें कई बांग्लादेशी थे। 60-70 तो पानीपत से पकड़े गए थे, जिनको यहाँ से दिल्ली डिपोर्ट किया गया था, भेजा गया था। दिल्ली से फिर आगे बांग्लादेश बॉर्डर पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, कई जिलों से 4 महीने पहले ड्राइव चला था और गृह मंत्रालय के आदेश पर था कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उसके बाद यहाँ से पकड़े गए थे। अब फिर बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं, अर्चना गुप्ता कह रही थी कि जो झुग्गी झोपड़ियां शहरों में, शहर से बाहरी इलाकों में, उनमें अभी भी बांग्लादेशी घुसपैठ है, उनको निकाला जाएगा, एक एक को डिटेक्ट किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा और वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा। तो बीजेपी ने अपने रणनीति में इसको शामिल कर लिया कि कोई भी घुसपैठिया ना हो,
बांग्लादेशी ना हो, वो वोट जो कटेंगे वो बाहरियों के समझ के। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल फायदे के लिए, देखिए फायदा तो सब ढूंढते हैं, कोई तरीका निकालता है, कोई तरीका निकालता है, लेकिन सख्ती ये अब शुरू हुई है। मेरे को लगता है वोटर लिस्ट को, उसकी सैंक्टिटी को बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में आया है, उसका भी हस्तक्षेप रहा है, तो अब सख्ती हुई है जब देखा गया। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है या जो चीजें सामने आ रही हैं, विपक्ष उस पर आपत्ति कर रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस सर के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन कुछ नियम कायदे भी बना दिए कि जो वोट कटेंगे उसकी लिस्ट चुनाव आयोग को दी जाए, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी भेजे। तो सर लिहाजा हरियाणा में अब चल रहा है, लेकिन अभी शुरुआत है। अब आगे जाकर जो ड्राफ्ट बनेगा, जो फाइनल ड्राफ्ट होगा, फिर दावे आपत्तियां होंगी, उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन होगा, तब लोगों को पता लगेगा कि किस वार्ड में, किस विधानसभा में कितने वोट कटे हैं। शोर तब होगा, मेरे को लगता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से शोर तो अभी भी मचा हुआ है महेश जी एसआईआर को लेकर के, लेकिन यहाँ अभियान शुरू किया गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है और मुख्य उद्देश्य से इस अभियान को अब प्रदेश स्तर पर और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश की जा रही कार्यकर्ताओं की तरफ से। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हरियाणा को, प्रदेश को धर्मशाला नहीं बनने दिया जाएगा घुसपैठियों की वजह से। देखिए प्रगति, सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय संदर्भ में, राष्ट्रीय फलक पर यह बयान दे चुकी है कि वो भारत को धर्मशाला नहीं बनने देंगे। किसी भी दूसरे राष्ट्र से आने वाले घुसपैठियों को किसी भी सूरत में भारत के अंदर वोटर नहीं बनने दिया जाएगा। वो इस तरीके से भारत में छिपकर नहीं रह सकते। ये बयान राष्ट्रीय फलक पर दिया जा चुका है और राष्ट्रीय संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ये बात कह चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि भारत को वो धर्मशाला नहीं बनने देंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वही भाषा और वही लय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रदेशाध्यक्ष जो है अपनाती हुई नजर आ रही हैं। और ये जायज़ भी है कि अगर कोई बांग्लादेश का रहने वाला है, नेपाल का रहने वाला है, बहुत सारे ऐसे नेपाली हैं जो हरियाणा में भी अब हरियाणा के वोटर बन चुके हैं, लेकिन उनका जो राष्ट्रीयता है वो नेपाल की है, लेकिन अब वो भारतीय वोटर बन चुके हैं। और करीब करीब एक दशक से या उससे भी ज़्यादा 2 दशकों से भी जो है काफ़ी सारे नेपाली परिवार अब भारतीय बन चुके हैं, भारत का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसी तरीके से बांग्लादेशियों की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि एनसीआर का इलाका एक अपवाद हो सकता है, जहाँ पर फैक्ट्रियों में जो बांग्लादेशी मजदूर हैं, घुसपैठिए हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं। उसके अलावा अगर एनसीआर से बाहर की बात की जाए तो ईंट भट्टे हैं, वहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी संभावनाएं उन लोगों की है जो कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुए हैं और एनसीआर के इलाकों से या बॉर्डर के इलाकों से होते हुए नेपाल के रास्ते या फिर जो है तमाम दूसरे रास्तों से भारत में दाखिल हो चुके हैं। और भारत के ईंट भट्टों में, हरियाणा के ईंट भट्टों में ये जो परिवार है बसे हुए हैं। वहाँ पर किसी तरह की कागजी जो परमिशन है, किसी भी तरह की वो उनके पास नहीं भी है और है भी है से मेरा अभिप्राय है कि जो काफ़ी लंबे अरसे से भारत में रह रहे हैं या हरियाणा में रह रहे हैं, वो अपना वोट बनवा चुके हैं। तो ऐसे में उनका अतीत जब खंगालने की कोशिश की जाएगी तो उनका जो बैकग्राउंड है वो बांग्लादेश का मिलेगा, वो नेपाल का मिलेगा, तमाम दूसरे अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर दाखिल हुए हैं। तो ऐसे में घुसपैठियों को निकालने की जरूरत है। एनसीआर के इलाके में मजदूरों के तौर पर देखने को मिलेंगे और एनसीआर से बाहर के इलाकों की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर ही सबसे ज्यादा जो है इस श्रेणी में शामिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इस दौरान सोनी जी सबसे अहम सवाल ये कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के घमासान की स्थिति जरूर बनी हुई है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने मुद्दों पर स्पष्ट हैं। चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में एसआईआर का कितना असर पड़ेगा और किस वर्ग को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, असर तो पड़ना स्वाभाविक है। जो हार जाएगा वो सर को दोष देगा, इस कारण से उसकी हार हुई है। लेकिन अभी तो समय रहते सबके पास पर्याप्त अवसर है। जो बीएलओ हैं उनका भी कर्तव्य बना है कि वो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का पालन करें, किसी प्रभाव या दबाव में आकर अनावश्यक वोट ना काटें जी। और जो नागरिक हैं उनका भी फर्ज है कि वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, सजग रहें। अगर उनके वोट नहीं कटते हैं, अगर नहीं बनते हैं तो उनको अपने अधिकार है, वो अपना वोट बनवा सकते हैं। उस अधिकार के प्रति वो जागरूक रहें, सजग रहें, क्योंकि उनके ही वोट से सरकार बनती है, वही देश का भाग्य विधाता बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ईमानदारी से, शुद्धता के साथ अगर पालन किया जाए, मतदाता भी सजग रहे और जो बीएलओ भी है वो ईमानदारी दिखाएं ड्यूटी में, तो कोई कारण नहीं है कि ये हमारी जो सूचियां बनेंगी वो त्रुटि रहित और ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ और
शुद्ध होंगी, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश में मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए जो एसआईआर यानी सूचियों के गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है, उस पर एक बार फिर से घमासान की स्थिति बनी हुई है। हालांकि हाल ही में हुए कई राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासत और बवाल जोरों पर रह चुका है। हरियाणा में भी स्थिति यही बनी हुई है, लेकिन सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और इसी से विपक्ष बौखलाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में राजनीतिक घमासान और कितना एसआईआर को लेकर के चरम पर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।